ये कहानी एक ऐसे लूजर बच्चे की है जिसके घर में माँ की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब है। उसके पास एक भी रुपए नहीं होते। रुपए कमाने के लिए वो करी हुई डील के अकॉर्डिंग जैसे उस रिंग को पहनता है वो उस जगह में एक तरह के डीमन को समन कर देता है और उसके बाद इमॉर्टल बन जाता है और उन सब से बदला लेता है जिसने कि उसे बुली किया था। तो इस स्टोरी की शुरुआत में हम एक टीचर को देखते हैं जो कि हिस्ट्री की क्लास ले रहा होता है, जहां वो स्टूडेंट्स को बैटल ऑफ मोई के बारे में बताता, जो कि जो और टिशन के बीच में हुई थी। टिशन हिस्ट्री का एक ऐसा बंदा है जो कि डेमोनिक पावर्स को होल्ड करता था, लेकिन जो की आर्मी ने डिशन को हरा दिया था। आज भले ही डिशन मर चुका हो, लेकिन उसकी बहुत सारी चीजें आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, उसकी नेगेटिविटी भी। और इसके बाद वो स्टूडेंट्स को टीशंग का फिगर दिखाता है। उनमें से एक लड़की टीशंग के हाथ में जो रिंग है उसके बारे में पूछती है, क्या वाकई में म्यूजियम या फिर कहीं पर वो रिंग मौजूद है। वो टीचर बताता है कि नहीं, ये एक मिस्ट्री है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो जरूर होगी। सबके सब स्टूडेंट्स इस लेक्चर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा मेन कैरेक्टर है यानी कि यूहान, वो लास्ट बेंच में सो रहा होता है क्योंकि उसे अपने टीचर की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसी के बगल में सुनियो का ताऊ का लड़का बैठा होता है जो कि उसी के तरह काफी ज्यादा अमीर है। उसका नाम लियो है। वो यूहान से एक डील रखता है, स्कूल के बाद वो दोनों के दोनों साथ में मिलेंगे जरूरी काम के लिए। यूहान साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। बट जब वो उस जगह में लियो की रखी हुई रकम को देखता है तो वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। इसके बाद जब स्कूल खत्म हो जाता है हम देखते हैं कि यूहान अपनी माँ से मिलने के लिए आता है और हमें मालूम पड़ता है कि उसकी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपनी माँ के हॉस्पिटल के बिल को पे कर पाए। रही बात उसके फादर की, तो वो बचपन में दूध लेने चले गए थे और वो आए ही नहीं। एनीवे, जब भी यूहान अपनी मॉम को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए जाता था, उसकी मॉम का हमेशा यही सवाल रहता था उसकी सेटिंग बनी या नहीं। उस बात को यूहान हमेशा टाल देता था। अचानक से उस जगह में नर्स भी आ जाती है और यूहान को अकेले मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो अकेले में यूहान से हॉस्पिटल के बिल के बारे में बात करता है। वो बताती है कि अगर तुमने बिल नहीं भरा तो ना चाहते हुए हम लोगों को तुम्हारी मॉम को यहाँ से डिस्चार्ज करना होगा और उनका इलाज यहीं पर ही रोकना होगा। इस बात को सुनकर यूहान को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो लियो के दिए हुए ऑफर के लिए तैयार हो जाता है। शाम के टाइम पर वो उससे मिलने के लिए आता है कंस्ट्रक्शन साइट में, जहाँ यूहान देखता है कि लियो के काफी ज्यादा बंदे वहाँ पर मौजूद है और दूसरी तरफ लियो के हाथ में एक रिंग है। लियो उस जगह में यूहान को रिंग पहनने के लिए कहता है और अगर उसने ये टास्क करा तो लियो उसकी मॉम की हॉस्पिटल की पूरी फीस भर देगा। ये बात यूहान को काफी ज्यादा वियर्ड लगती है और वो कहता है कि आखिर मैं इस रिंग को क्यों पहनूं। उसी वक्त उस जगह में एक सुंदर सी लड़की पीछे से कहती है कि रिंग तो तुम्हें पहननी ही होगी। उसकी ऐसी खूबसूरती को देखकर यूहान को उससे पहली नजर से प्यार हो जाता है और वो कहता है कि अगर वो मुझे ये रिंग पहनाएंगे तो मैं शायद पहन सकता हूँ। मजाक से हटके वो वाकई में उस जगह में उस रिंग को पहन लेता है। अब जिस तरीके से वो सबके सब यूहान को देख रहे थे, यूहान को काफी ज्यादा वियर्ड लगता है, मानो कि वो किसी चीज के होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उस जगह में उनका प्लान फेल हो जाता है और उन सबको लगता है कि ये एक तरह की नकली रिंग थी, क्योंकि यूहान के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं हुए। अब इससे पहले वो लोग उस जगह से जा ही रहे होते हैं, अचानक से यूहान जमीन में गिर जाता है और वो काफी ज्यादा पेन में चिल्ला रहा होता है, जिस पर कि वो सबके सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। हम देखते हैं कि यूहान के मुंह के अंदर से काफी बड़ा मॉन्स्टर बाहर आकर लियो के हाथ के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर कि लियो का हाथ कट जाता है और अपने हाथ को ऐसी हालत में देखकर लियो उस जगह में बेहोश हो जाता है। अब जिस मॉन्स्टर ने लियो के ऊपर अटैक करा था वो धीरे धीरे कर अपनी साइज को बड़ा कर देता है, जिसे देखकर सबके सब लोग उस जगह में डर जाते हैं और उनमें से एक बंदा पत्थर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन उस जगह से टेलीपोर्ट होकर पीछे से आकर उसे मार देता है। असल में वो कोई नॉर्मल डीमन नहीं बल्कि ब्लड डीमन था और वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट से सबको मारने लगता है। तो उसी तरफ वो लड़की जिसका नाम हाना होता है, वो यूहान से कहती है कि जल्दी से जल्दी उस रिंग को बाहर निकालो, लेकिन यूहान ऑलरेडी कोशिश कर रहा था बट वो चाह कर भी नहीं निकाल पा रहा था। हाना उस जगह में आकर उसकी मदद करती है, लेकिन तब तक वो ब्लड डीमन उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर हाना को बचाने के लिए यूहान बीच में आ जाता है। अब वो ब्लड डीमन जैसे ही उनके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है, हम देखते हैं कि यूहान उस जगह में अचानक से हाना को किस कर देता है, क्योंकि मरने से पहले वो अपनी फर्स्ट किस किसी को देना चाहता था। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों की दोनों अपनी आंखें
खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उस ब्लड डीमन के सामने एक बंदा है जो कि उससे लड़ाई कर रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर हाना उस जगह में यूहान का हाथ खींचते हुए उस जगह से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं, उसका नाम डैन होता है और वो अभी भी उस डीमन के साथ लड़ रहा होता है। यहाँ हम यूहान और हाना को देखते हैं जो कि भागते भागते आराम करने के लिए पास ही में एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ यूहान बिना सांस लिए पास पड़े हुए जूस को पी जाता है। लेकिन अभी भी वो उस ब्लड डीमन को देखकर टर्मराइज था कि आखिर उसने कितनी बेरहमी से लियो और उसके बंदों को मारा था। वो उस जगह में काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि लियो भी अब मर चुका है। हाना उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें उसकी मौत की परवाह हो रही है। यूहान कहता है कि वो मेरे चाचा का लड़का थोड़ी था, वो तो उसने वादा करा था कि वो मेरी मॉम की हॉस्पिटल की फीस भरेगा। अब थोड़ी देर बाद जैसे कि काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, हाना यूहान को ऑफर करती है कि क्यों ना आज रात वो दोनों साथ रहे। इस बात को सुनकर यूहान के मन में लड्डू फूटने लगता है, पर जब वो होटल में पहुंचते हैं तो वहाँ के बिल को देखकर उसे हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन हाना उस जगह में वहाँ की पेमेंट कर देती है। तो यूहान उस जगह में सोचने लगता है कि आखिर हाना है कौन। उसके दिमाग में दो पॉसिबिलिटीज थी, पहली तो शायद वो भी मॉन्स्टर हो सकती है और क्या पता आज रात उसकी आखिरी रात हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी तो आप सभी को पता ही है। रूम में जाने के बाद दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाना ने उस जगह में यूहान को इसलिए इनवाइट करा था क्योंकि वो असल में उस रिंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। इससे पहले वो अपने बारे में यूहान को बताती है कि वो साउथ सिटी की जर्नलिस्ट है। इसके बाद वो यूहान की रिंग को ऑब्जर्व करने लगती है, ये देखने के लिए कि वाकई में जो ब्लड डीमन था वो इसी रिंग से आया था या फिर नहीं। पर जैसा कि उसे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो वो उस जगह में यूहान को उसकी ड्रेस निकालने के लिए कहती है। तो यूहान मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता हम कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। उसकी इसी बकवास को सुनकर हाना उस जगह में से खींच के थप्पड़ मारती है, जिस पर कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। हाना नोटिस करती है कि वो बंदा बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं है और वो इनोसेंट है, इसलिए वो अपना सेलफोन निकाल कर जैसे ही उसमें रिकॉर्ड्स भेजने वाली थी वो नोटिस करती है कि उसका सेलफोन तो उस कंस्ट्रक्शन वाली साइट में छूट गया, इसलिए वो उस जगह से चले जाती है यूहान को वहाँ पर अकेला छोड़कर। तो उसी तरफ हम यूहान को उसके सपने में देखते हैं जहाँ पर कि उसे ब्लड डीमन दिखाई देता है, कैसे वो ब्लड डीमन लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देता है। तभी अचानक से वो यूहान के पास आ जाता है, जिसे देखकर यूहान का इस बुरा सपना टूट जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, रूम में काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स एंट्री लेते हैं और वो उस जगह में यूहान को अरेस्ट कर लेते हैं। उनमें से एक बंदा था जिसका नाम मे था और उसकी एक पार्टनर कीबा भी थी जो कि उस पुलिसमैन के ग्रुप्स को लीड कर रहे थे। और उन लोगों ने यूहान को इसलिए पकड़ा है क्योंकि वो सस्पेक्ट हुआ है उन लोगों के मौत के कारण के पीछे जिन्हें कंस्ट्रक्शन साइट में मारा गया था। यूहान उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ एक ब्लड डीमन ने करा है, लेकिन वो दोनों के दोनों सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब जिस पे कि यूहान उस जगह में हाना का नाम ले लेता है, तो अगले सीन में हम उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ पर कि हाना मौजूद थी। लेकिन जब यूहान हाना की बॉडी को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में काफी बड़ा बाउंड लगा हुआ था और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, इवन कि वो डेड थी। तो यूहान को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि कल रात ही तो वो उसके साथ थी और आज अचानक से, इसलिए वो उस जगह में हाना को उठाने की कोशिश करने लगता है, ये कहते हुए कि बताओ सबको मैं बेकसूर हूँ। मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो यूहान के ऊपर अटैक कर देता है उसे रोकने के लिए। इसके बाद वो यूहान को डिटेंशन हाउस में ले जाने लगता है कार में बैठा के, जहाँ यूहान को अचानक से एक विजन आता है उसके दिमाग के अंदर, जहाँ ब्लड डीमन उससे कह रहा होता है कि मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें इस जगह से भागने में मदद करूंगा। लेकिन यूहान उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तो जाने से पहले वो ब्लड डीमन कहता है कि तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहीं जाऊंगा और वहाँ वहाँ तबाही मचाऊंगा। उसकी बातों पर यूहान काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन यहाँ इसके बाद जब वो लोग रास्ते में जा ही रहे होते हैं, हम देखते हैं कि यूहान अपनी माँ के बारे में सोचता है कि अगर उन्हें मालूम पड़ेगा कि मैं अरेस्ट हो चुका हूँ एज ए क्रिमिनल के तौर पर तो उन्हें कितना ज्यादा हर्ट होगा और कहीं इसके वजह से उनकी तबीयत और भी खराब ना हो जाए। इस बात को सुनकर वो उस जगह से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मैं और कीबा आकर उसे रोकने लगता है। तभी अचानक से उनकी कार के ऊपर कोई अटैक करता है, तो उस एक्सीडेंट की वजह से वो तीनों के तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। यहाँ जब यूहान की आंख खुलती है तो वो देखता है कि कुछ मास्क पहने हुए लोग उनके आस पास में है। दूसरी तरफ अब वो वैन भी कैप्चर हो चुकी है, यानी कि मैं और कीपा बंधे हुए हैं। वो लोग उस जगह में बताते हैं कि हमें हमारे बॉस ने तुम्हें बचाने के लिए भेजा था और असल में उन लोगों का बॉस और कोई नहीं बल्कि लियो है।
यहाँ जब वो वीडियो कॉलिंग में लियो को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो अभी तक जिंदा है। इतना ही नहीं, जो उसका हाथ कटा हुआ था वो भी वापस से ठीक हो चुका है। जिसके जवाब में लियो बताता है कि मैं अमीर हूँ और मेरे लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं। यूहान उस जगह में लियो को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और मे और कीबा को बताता है कि देखो, मैंने बिल्कुल सही कहा था। लियो लास्ट बचा हुआ बंदा है जो कि कंस्ट्रक्शन साइट में जिंदा है। तुम उससे सवाल जवाब कर सकते हो और उससे पूछ सकते हो कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने किसी भी बंदे को नहीं मारा था। लियो उस जगह में हाँ करता है, लेकिन उसे पूरी बात मालूम नहीं थी क्योंकि वो पहले ही बेहोश हो गया था। तो इस बात पर मे और कीबा कहते हैं कि अभी भी ये बात साबित नहीं हुई है। जिस पर कि लियो कहता है कि ये चीज तो हाना के फोन में रिकॉर्ड होगी। तो यूहान को भी याद आता है कि हाँ, हाना उस जगह में रिकॉर्डिंग कर रही थी। थोड़ी देर बाद हम वहीं पर ही, यानी कि जहाँ पर हाना की बॉडी पड़ी हुई थी, उसी रिसर्च सेंटर में एक बंदे को कॉल रिसीव होता है। मे और कीबा फोन में उसे कहते हैं कि तुम हाना के सेल फोन को चेक करो। जब वो बंदा उस जगह में हाना के फोन को अपने पास रख लेता है, वो दूसरी तरफ हाना की ब्यूटी को देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है। वो हाना को उस जगह में छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसी वक्त उसके फोन में एक तरह का अलार्म बजने लगता है। वो उस अलार्म को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो नहीं हो पाता। उसी वक्त पीछे से एक हाथ आकर उस फोन को बंद कर देता है और वो बंदा देखता है कि हाना उस जगह में उठ चुकी थी। जिस चीज को देखकर वो बंदा डर के मारे उस जगह में नीचे गिर जाता है। इसके बाद जैसे ही हाना खड़ी होती है, उसके पेट में जो बड़ा सा निशान लगा हुआ था वो खुद ब खुद हील हो जाता है। यहाँ वो बंदा ये सब कुछ देखकर ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज हो चुका था। वो रूम से भागने की कोशिश करता है और उन लोगों को इन्फॉर्म कराता है कि वो लड़की यानी कि हाना वो उठ चुकी है, मेरा मतलब है कि जिंदा हो चुकी है। लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, खास करके तो कीबा और मी, क्योंकि वो लड़की तो ऑलरेडी मर चुकी थी। बट वो उस जगह में उस बंदे से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उस फोन को अपने पास रख लो। और जैसे ही वो बंदा उस फोन को पकड़ने की कोशिश करता है, हाना पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है और इसी के साथ ये कॉल यहीं पर ही एंड हो जाती है। अब उन सब का शक उस जगह में हाना के ऊपर था, यानी कि वो तो इंजर्ड थी ना, उसने अपने आप को हील कैसे कर लिया? कहीं वो भी मॉन्स्टर तो नहीं? लियो उस जगह में यूहान से कहता है कि जाकर तुम हाना को पकड़ो और उसके पास से उस फोन को लेकर आओ। उसके फोन में तुम्हारे इनोसेंट होने का सबूत भी है और हमें कुछ न कुछ करके उसे पकड़ना होगा और जानकारियों को हासिल करने के लिए, क्योंकि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है। और अगर इस मिशन के दौरान तुम मारे भी गए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम की हॉस्पिटल की फीस जरूर भरूंगा। अब जिस पे कि यूहान उस मिशन के लिए तैयार हो जाता है, तो उसी तरफ हम मे के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि हाना का पीछा करते करते एक अबैंडन घर के रास्ते कहीं सीक्रेट जगह में जा रहे होते हैं। पर तभी अचानक से कुछ जॉम्बीज आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर कि वो पुलिस ऑफिसर्स उन सब की तरफ शूटिंग करने लगते हैं लगातार। बट उन जॉम्बीज की जनसंख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए उन्हें बंदूक से मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। तो उनमें से एक जो पुलिस ऑफिसर होता है वो उस जगह में ब्लास्ट कर देता है। यहाँ बाहर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहान और बाकी सब के सब लियो के आदमियों के साथ उस जगह में पहुंच चुके थे। उन्हें भी उस ब्लास्ट के होने का एहसास महसूस होता है। यहाँ दूसरी तरफ लियो के बंदे उस जगह के घर के रास्ते वहीं जाने लगते हैं, लेकिन मैं बीच में उन सबको रोक देता है कि बस ये कहते हुए कि हाउस हॉन्टेड है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन लियो के बंदे उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि वो बस बकवास कर रहा है। ना चाहते हुए भी उन लोगों को उनके साथ अंदर जाना पड़ता है। अब जैसा कि वो चलते चलते आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर उन्हें काफी सारे ऑफिसर्स की बॉडीज दिखाई देती है। रास्ते में आगे बढ़ने से पहले यूहान उस जगह में लियो के बंदे से कहता है कि तुम मैं और कीबा के हाथ खोल दो, इससे हम सबको ही चलने में दिक्कत होगी। जिस पर कि वो बंदा एग्री हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग चलते चलते एक लैबोरेटरी तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि कुछ कैप्सूल्स के अंदर बहुत सारे अजीब अजीब से क्रिएचर्स मौजूद होते हैं। यहाँ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है और वो उस पूरे एरिया को कंट्रोल भी कर रहा होता है। उस बंदे का नाम जॉन होता है, उसने इस पूरी जगह को बनाया था। वो एक बटन दबाकर उन लोगों को एक ऐसे कमरे में भेज देता है जहाँ पर कि काफी ज्यादा अंधेरा होता है। अब जिस पर कि एक बंदे को पास ही पड़ा हुआ एक टॉर्च दिखाई देता है और जैसे ही वो टॉर्च को ऑन करता है, एक एरो उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो बंदा बड़ी आसानी से उस एरो को टॉर्च कर लेता है। लेकिन ये तो बस एक पहला ही लेवल था। अचानक से उनके ऊपर तीरों की पूरी बरसात हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ कीबा को बचाने के लिए यूहान उसके ऊपर गिर जाता है और दूसरी तरफ यूहान इस बारे में सोच ही रहा होता है कि आखिर ये तीर आ कहाँ से रहे। उसे एक बात याद आती है, जहाँ पर कि बचपन में उसके फादर उसे लाइट सेंसर के बारे में बता रहे होते हैं। वो समझ चुका था इस जगह में कि अब करना क्या है। लेकिन दूसरी तरफ मैं उसके ऊपर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो कीबा के ऊपर बैठा हुआ था
इसलिए वो दोनों के दोनों उस जगह में झगड़ने लगता है। यहाँ पर यूहान बाकियों को बताता है कि जल्दी से जल्दी उस टॉर्च को बंद करो, यहाँ लाइट सेंसर लगा हुआ है। और जैसे ही वो टॉर्च बंद होता है वो तीर भी बरसना बंद हो जाते हैं। अब उनमें से एक बंदा उस जगह की तरफ बॉम्ब फेंक देता है, जिस पर कि वहाँ का कैमरा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जॉन उस चीज को नहीं देख पा रहा था, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है कि वो यहाँ पर भी फेल हो गया। हम देखते हैं कि उसके बगल में ही हाना भी बैठी होती है। यहाँ हम नीचे उन लोगों के ग्रुप को देखते हैं जहाँ वो सबके सब मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते वो एक जगह में पहुंच जाते हैं। एक वियर्ड सी पेंटिंग दिखाई देती है और दो कैप्सूल के अंदर दो लड़कियां जिनका सर एनिमल के साथ जुड़ा हुआ था। उस जो पेंटिंग में बना हुआ था वो एक तरह का सेक्रीफाइस रिचुअल था, यानी कि उन लोगों को अगर इस जगह से आगे बढ़ना है तो उनमें से किसी को सेक्रीफाइस देना होगा। मैं उस जगह में बिना सोचे समझे एक बटन को दबा देता है, जिस पर कि वो दोनों लड़कियां कैप्सूल से बाहर आकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। यूहान जो कि साइड में जाकर गिरता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी उसके हाथ पर एक लिपस्टिक का निशान लगता है और जैसे ही वो दीवार की तरफ देखता है तो वहां पर भी एक तरह का बटन था। उस लिपस्टिक को जब वो सूंघता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये हाना की लगाई हुई थी और उसे ये बात इसलिए मालूम थी क्योंकि उसने लास्ट टाइम हाना को किस जो करा था। एनीवेज, जैसे ही वो उस बटन को दबाता है वहां पर एक दरवाजा खुल जाता है। वो सबके सब लोग उस जगह में पहुंच जाते हैं और इसके बाद तो दरवाजा बंद हो जाता है। वो जहाँ पर खड़े थे वो एक तरह का एलिवेटर था, इसलिए वो नीचे की तरफ जाने लगता है। नीचे के फ्लोर पे आकर जैसे ही वो एलिवेटर रुकता है तो वहाँ पर एक तरह का ऑपरेशन रूम था जहाँ पर एक लड़की लेटी हुई थी। वो सबके सभी डरे हुए थे, इसलिए वो डिसाइड करने लगता है कि कौन आगे जाएगा। तभी लियो के बंदा मे के सर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। अब जिस पे कि मे आगे बढ़ने लगता है और देखता है कि वो लड़की अभी भी जिंदा है। इसके बाद जब वो लड़की होश में आती है तो वो अपने आप को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है और उसे तो खुद भी नहीं मालूम था कि वो यहाँ पर आई कैसे। यहाँ हम मे को देखते हैं जो कि उसे पहचान लेता है क्योंकि उसकी शकल उसकी फेवरेट एक्ट्रेस की तरह मिल रही थी, यानी कि लिली की तरह, और इसलिए वो उसके ऑटोग्राफ के लिए आगे बढ़ने लगता है। इससे पहले कीबा बीच में आकर उसे रोक देती है और कहती कि एटलीस्ट पहले उसे आराम तो करने दो। यूहान को उस जगह पर सस्पिशियस लग रहा होता है और उस लड़की के गले में एक तरह के निशान को नोटिस करता है। यहाँ पर वो उन लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहता है और तभी उसी वक्त लिली पीछे से उनके ऊपर अटैक कर देती है। वो अटैक डायरेक्ट कीबा के ऊपर लगने वाला था, लेकिन मे उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और वो अटैक मे को लग जाता है। यूहान कहता है कि तुम असली लिली नहीं हो, है ना, तुमने बस उसका फेस बनाया हुआ है। तो लिली कहती है कि नहीं, मैं तो असली ही लिली हूँ, बल्कि मैंने इमॉर्टल होने के लिए ये सब कुछ करा है और मैं अकेले नहीं हूँ बल्कि बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इमॉर्टल बनाने के लिए इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया था और ये एक तरह का रिच पीपल्स का सीक्रेट है। अब जैसा कि तुमने मुझे उठाया है इसलिए तुम्हें इस चीज की पनिशमेंट तो मिलेगी। इससे पहले ही उनमें से एक बंदा जो कि लियो का था वो उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन उसका वाउंड वापस से हील हो जाता है। इस चीज को देखकर वो सबके सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो लोग उसके ऊपर गोलियों की बरसात कर देता है, लेकिन तब भी लिली वापस से रीजनरेट हो जाती है और यूहान और कीबा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन मे उसे रोक देता है, जिसे देखकर लिली को गुस्सा आती है और वो उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है। और इसके बाद वो बाकी लोगों के ऊपर भी अटैक करने वाली थी, लेकिन लियो के ग्रुप के एक जो कैप्टन होता है उस जगह में वो लिली के ऊपर शूट करने लगता है बाकियों को भागने के लिए मौका देने के लिए। जैसे ही यूहान और कीबा उस जगह से निकलते हैं हम देखते हैं कि वो कैप्टन उस जगह में बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिस ब्लास्ट में वो भी लिली के साथ फट जाता है। यहाँ जब यूहान और कीबा बाहर आते हैं तो जो लियो का एक ग्रुप होता है उनमें से एक बंदा उससे पूछता है कि हमारा कैप्टन कहाँ है। यूहान बताता है कि उसने हमें बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, जिस बात पर उस बंदे को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि अब तुम में से एक को हम बाकी लोगों की जान बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। इसलिए वो उस जगह में कीबा के पैर के ऊपर शूट कर देता है। गोली लगने के बाद कीबा काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और इंजर्ड भी। वो लोग उस जगह में यूहान से कहते हैं कि चलो हमारे साथ, इस लड़की को यहीं रहने दो, लेकिन यूहान आने से साफ इनकार कर देता है, तो जिस पर वो बंदे खुद ही उस जगह से भाग जाते हैं, इससे पहले एक एक्सप्लोजन डिवाइस को उस जगह में छोड़ते हुए जाकर। तो उसी तब हम जॉन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा था हाना की ऐसी हरकत को देखकर। उसी ने उस जगह पर लिपस्टिक लगाई थी जिसके बारे में जॉन को भी मालूम पड़ चुका था, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से वो लोग यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। आखिर इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम्हारी वजह से मेरी आदत से भी ज्यादा ये जगह ब्लास्ट हो चुकी है। हाना उस जगह में ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे कि उसने कुछ करा ही नहीं है, जिस पर कि जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उस जगह में हाना को
लॉक कर देता है। अब इससे पहले हाना उस जगह से भागने की कोशिश करती है। जॉन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उस जगह में बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जिस साइड यूहान और कीरा होते हैं, उन्हें ऑपरेशन रूम से आवाजें आने लगती हैं जहाँ पर कि लिली मौजूद थी, जिसे देखकर कीरा यूहान को उस जगह से भाग जाने के लिए कहती है क्योंकि वो इस जगह में सेक्रीफाइस के लिए चूज की गई थी। यूहान साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं किसी लड़की को यहाँ अकेला छोड़ के कायरो की तरह नहीं भाग सकता। इसके बाद वो खुद लिली की तरफ बढ़ने लगता है, कीरा कितने मना करने के बावजूद भी। यहाँ हम यूहान को देखते हैं जिसे अपने नजदीक आता था। लिली उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी वक्त यूहान उस जगह में कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम्हें इस डीमन को मारना होगा और जो मेरे साथ एक लड़की है उसको हॉस्पिटल में जाकर इलाज भी कराना होगा। यूहान को अपने आप से बात करता हुआ सुनकर लिली उस जगह में काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और उसके ऊपर हंसने लगती है, ये कहते हुए कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। लेकिन यूहान उसके पीछे इशारा करता है जहाँ पर कि ब्लड डीमन होता है। वो पीछे से आकर बड़ी बेरहमी से लिली के ऊपर अटैक कर देता है और धीरे धीरे करके उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। यूहान ब्लड डीमन की ऐसी पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था। जिस तरीके से वो ब्लड डीमन उस जगह में लिली को मार रहा था, लिली भागने की कोशिश करती है लेकिन वो फेल हो जाती है और वो ब्लड डीमन उसे मार देता है। इसके बाद वो यूहान के सामने आ जाता है अचानक से। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम लियो के उन्हीं बंदों को देखते हैं जो कि यूहान और कीवा को वहाँ पर अकेले छोड़कर चले गए थे। वो लोग एक कमरे में आते हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए, बट उसी वक्त उनके ऊपर कुछ डिमोनिक मच्छर अटैक कर देते हैं। वो लोग उस जगह से भागने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो वहाँ पर मारे जाते हैं। यहाँ हम कीवा को देखते हैं जो कि यूहान के पास जाने की कोशिश कर रही होती है और जब वो यूहान को अपने नजदीक आता हुआ देखती है तो उसकी जान में जान आती है और वो उसी जगह में बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर यूहान कीवा को उठाने की कोशिश करता है और ब्लड डीमन से कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। उसके ऐसे ऑर्डर पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर यूहान को ही पकड़कर टॉर्चर करने लगता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं, और दूसरी बात ये कि मैंने तुम्हें कोई भी जुबान नहीं दी थी, बल्कि जब मैं तुम्हारी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर लूंगा उसके बाद मैं इस लड़की को ही नहीं बल्कि सबको खा जाऊंगा। यहाँ दूसरी तरफ उस ब्लड डीमन को जॉन भी अपने कैमरे में देख लेता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ट्रॉमराइज हो जाता है। असल में ये वही डीमन है जो कि हाना के फोन में भी रिकॉर्ड है, कैसे उन लोगों ने उस रिंग की मदद से उसे समन किया था और अभी इसी वक्त वो कैमरा फुटेज में उसके सामने है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ हम यूहान को देखते हैं जिसकी बॉडी के ऊपर वो ब्लड डीमन पूरा कंट्रोल करने वाला ही था कि उससे पहले उस जगह में उस ग्रुप का कैप्टन भी आ जाता है और हमें यहाँ पर रिवील होता है कि वो कैप्टन और कोई नहीं बल्कि डैन है, जिसने लास्ट टाइम यूहान की जान बचाई थी और इस बार भी वो ब्लड डीमन के साथ फाइट कर रहा होता है। उन दोनों की आपस की बातचीत पर यूहान को मालूम पड़ता है कि जो डैन है वो जोन क्लैन के डिसेंडेंट्स हैं और दूसरी तरफ जो ब्लड डीमन है वो और कोई नहीं बल्कि जेनसेन है। हजारों सालों से वो उस रिंग के अंदर क्या था, लेकिन अब जैसा कि यूहान ने उस रिंग को पहन चुका है तो जेनसेन उसकी बॉडी के अंदर आ सकता है और ये चीज डैन बिल्कुल भी होने नहीं देगा, इसलिए वो ब्लड डीमन के साथ लड़ रहा है। यूहान देखता है कि वो ब्लड डीमन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डैन से, लेकिन तभी भी डैन उसके साथ बराबरी का मुकाबला कर रहा होता है, उसके हर वार को डॉज कर रहा होता है, जिसे देखकर यूहान काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि डैन तो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है। यहाँ हम जॉन के कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं। वहाँ उसने हाना को कैद करा हुआ था, उसे बांध के रखा हुआ था और वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था, यानी कि वो उसके सर को एक बकरे के सर से मिक्स करना चाहता था। जब ये बात हाना को मालूम पड़ती है होश आने के बाद तो वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, उसे ये कहते हुए कि अगर ये बात बॉस को मालूम पड़ी तो वो तुम्हारे ऊपर कितना ज्यादा गुस्सा करेंगे। यहाँ पर किस बॉस की बात हो रही है वो हमें बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन जॉन हाना से कहता है कि जो तुमने करा है वो भी बिल्कुल सही नहीं था। एक तो तुमने ब्लड डीमन के बारे में बात हमसे छुपाई और दूसरा कि तुम उन लोगों की मदद कर रही हो। जॉन जैसे ही उसके नजदीक पड़ने लगता है हम देखते हैं कि हाना खींचकर उसके ऊपर लात मारती है, जिस पर कि जॉन को अपनी मौत दिखाई देने लगती है। उसी वक्त वो शेल्फ से टकरा जाता है और शेल्फ से कैप्सूल नीचे गिरकर टूट जाती है और उसमें से एक हाथ बाहर आ जाता है। वो हाथ वाला क्रिएचर इधर उधर भागने लगता है और सिस्टम के साथ छेड़छानी करने लगता है, जिसे देखकर जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी क्योंकि उस हाथ वाले क्रिएचर ने उस जगह के सारे डिस्ट्रक्शन वाले सिस्टम को खोल चुका था। इवन कि अब तो लैबोरेटरी भी डिस्ट्रक्ट होने वाली थी, जिसे देखकर जॉन अपने कीमती कागजों को लेकर उस जगह से भागने लगता है, हाना को उस जगह में अकेला छोड़कर। तो उसी तरफ हम उसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि डैन ब्लड डीमन के साथ
साथ लड़ाई कर रहा था, लेकिन इस छोटे से डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो ब्लड डीमन डैन के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे जैसे ही मारने वाला था, हम देखते हैं कि यूहान उससे अपनी बॉडी के अंदर खींचने लगता है वापस से। वो ब्लड डीमन यूहान की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यूहान उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। इवन कि वो अपने आप को उस ब्लड डीमन से भी छुड़ा लेता है और उसे ले आता है। हम देखते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान यूहान की एक आंख लाल हो चुकी थी, लेकिन वो वापस से नॉर्मल हो जाता है और उस जगह में वो दोनों के दोनों कंफ्यूज थे कि अभी हुआ क्या। डैन कहता है कि मुझे मालूम है इन सारे सवालों का जवाब कौन दे सकता है, लेकिन उससे पहले हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा। यूहान उस जगह में मे को ढूंढने लगता है क्योंकि उसने उसे सुरक्षित जगह में छोड़ तो दिया था, लेकिन अब वो उसे वापस कैसे लेकर आएगा। पर तभी अचानक से उसके ऊपर हाना आकर गिर जाती है, जिसे देखते ही डैन उस जगह में उसके ऊपर अटैक कर देती है क्योंकि वो जॉन के साथ मिली हुई थी और वो भी उन्हीं की तरह मॉन्स्टर क्लैन की थी। बट उसी वक्त उस जगह में यूहान उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि हाना की इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो हमारी मदद कर रही थी हमें रास्ता दिखाने के लिए। और उसके हाथ पैरों पे निशान देखकर ऐसा लगता है कि वो खुद भी वहाँ पर कैद थी। डैन को इस बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं होता, लेकिन हाना उस जगह में उससे कहती है कि अगर हम सब के सब इस जगह से बाहर नहीं निकले तो हम यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि ये जगह पूरी तबाह होने वाली है थोड़ी देर में। अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो तुम यहाँ रुक सकते हो। लेकिन उस जगह की हालत देखकर उन सबको मालूम पड़ चुका था कि हाना बिल्कुल सच कह रही है, इसलिए वो सबके सब उस जगह से निकलने लगता है। जहाँ रास्ते के बीच में हाना यूहान से कहती है कि तुम्हें कीबा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सुरक्षित जगह में होगी। तभी अचानक से यूहान रुक जाता है और आगे की तरफ इशारा करने लगता है डर के मारे, जिसे देखकर वो लोग भी नोटिस करते हैं कि आगे तो एक टाइम बॉम्ब रखा हुआ है जो कि अब फटने ही वाला है। जिसे देखकर डैन कहता है कि फिर हमें थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए और इसके फटने का इंतजार करना चाहिए। हाना कहती है कि बेवकूफी मत करो, अगर ऐसा हुआ तो ये रास्ता ब्लॉक भी हो सकता है और हम यहाँ फंस जाएंगे। क्या तुम यहाँ पर घुट घुट कर मरना चाहते हो? नहीं ना, तो फिर इस जगह से बाहर चले जाओ, मेरे पास एक रास्ता है। लेकिन वो उस जगह में यूहान को रोक देती है कंपनी के लिए, तो उसी तरफ डैन थोड़ा पीछे चले जाता है। उसके जाते ही हाना उस जगह में उसे अपने कपड़े देने लगती है, ये कहते हुए कि पीछे देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसके बाद वो खुद उस बॉम्ब की तरफ बढ़ने लगती है। बट हम देखते हैं कि यूहान तभी भी पीछे देख ही लेता है, जहां वो देखता है कि कैसे जैसे ही हाना उस बॉम्ब के नजदीक जाती है वो फट जाता है। लेकिन जैसे ही उस जगह से धुआं साइड होता है तो उसे वहां पर हाना की बॉडी में बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये था कि उसने उस ब्लास्ट का जितना भी डैमेज था उसे अब्सॉर्ब कर लिया था। और इसके बाद हाना वापस आती है यूहान से कहते हुए तुमने जो देखा उसे किसी को मत बताना। थोड़ी देर बाद उस जगह में डैन भी पहुंच जाता है। उस ब्लास्ट की आवाज सुनकर उसे लगा था कि शायद हाना ने यूहान के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसी वक्त उस जगह में पानी भरने लगता है, तो वो तीनों के तीनों उस जगह से निकलने लगते हैं आगे बढ़ते बढ़ते, जहाँ उन्हें रास्ते में पानी के बीच तैरते हुए कुछ बंदे दिखाई देते हैं जो कि डैन के ही थे। और ये वही लोग थे जो कि कीबा को और यूहान को उस जगह में छोड़कर भाग गए थे। उनकी ऐसी डेड बॉडी की हालत देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन हाना बताती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ उन मॉस्किटोज का काम है और ये तब तक हमला नहीं करते जब तक कि इन्हें कोई आवाज ना सुनाई दे। तभी अचानक से उनमें से एक गलती से एक आवाज कर देता है, जिसपे कि वो मॉस्किटो तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर हाना भागने लगती है और पास पड़े हुए बटन को दबाकर एक दरवाजा खोल देती है और उन दोनों को भी जल्दी करने के लिए कहती है। लेकिन डैन पीछे रहता है और उन दोनों से भागने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि होता भी ऐसी है। एंड में डैन आता है, लेकिन वो फाइनली गेट को बंद करने में सक्सेसफुल हो ही जाता है। यहाँ वो तीनों की तीनों चलते चलते एक ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ बाहर निकलने से पहले उन्हें एक तरह के पानी को क्रॉस करना होगा। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो तैरते हुए जाएंगे। वो उस जगह में तैरने लगते हैं बिना इस बात से अनजान कि पानी के नीचे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर है। जब यूहान पानी को क्रॉस कर ही रहा होता है, उसी वक्त वो मॉन्स्टर नीचे से आकर उसे खींच लेता है, जिसे देखते ही हाना बिना देरी ना करे पानी में छलांग लगा देती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके यूहान को छुड़ा देती है। लेकिन अब वो मॉन्स्टर उन तीनों के ऊपर ही अटैक कर देता है और वो लोग उस जगह में उस मॉन्स्टर के रियल फॉर्म को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक सा क्रिएचर था। डैन उस जगह में उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है और उसके ऊपर एक बॉम्ब फेंकता है, लेकिन उसे उस बॉम्ब का भी कोई भी असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर उन तीनों के ऊपर ही भारी पड़ने लगता है, जिसे देखकर वो तीनों की तीनों उस जगह से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। वो एग्जिट गेट से बाहर जा ही रहे होते हैं, उसी वक्त यूहान को मॉन्स्टर रोक देता है और उसके ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में जब यूहान की आंख खुलती है तो वो उसी होटल के रूम में होता है और वो टीवी में
अपने ही बारे में एक न्यूज देखता है जहाँ पर कि मे और कीबा के गायब होने का रीजन उसे ही बता रहे थे, इसलिए उसे शहर में पुलिस हर जगह ढूंढ रही है। जिस चीज को देखकर यूहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये काम तो उसने करा ही नहीं, लेकिन आखिर वो पुलिस वालों को कैसे एक्सप्लेन करेगा। तभी वो अपने फोन में उस मैसेज को देखता है जो कि असल में डैन ने उसके लिए भेजा था। वो यूहान से कुछ जरूरी बात करने के लिए उसे एक जगह में बुलाता है, लेकिन इससे पहले यूहान को अपनी मॉम के पास जाना था। उन्हें एक बात बतानी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यूहान बिल्कुल बेकसूर है। अगले सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं उसकी माँ के पास। जो डर था वही होता है, उसकी माँ को भी उसके बारे में खबर मिल चुकी थी। यूहान अपनी मॉम को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि उसने कुछ भी नहीं करा, आप बस मेरे ऊपर यकीन रखिए। लेकिन यूहान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो कीबा को ढूंढना था, क्योंकि कीबा की वजह से ही पुलिस यूहान को पूरी सिटी में ढूंढ रही है। क्योंकि कीबा कोई नॉर्मल ही लड़की नहीं थी, बल्कि असल में वो मेयर की बेटी है। मेयर उस सिटी का सबसे अमीर आदमी है और वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। यूहान जब अपनी माँ से उस जगह में बात कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है, लेकिन यूहान खिड़की से कूदकर उस जगह से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं। मॉन्स्टर या फिर क्रॉप्स क्लैन का बॉस के पास आता है और यहाँ पर एक बात रिवील होती है कि क्रॉप्स क्लैन का लीडर और कोई नहीं है बल्कि वही है जिसे कि हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में उस टीचर को देखा था जो बच्चों को हिस्ट्री की क्लास दे रहा था, यानी कि ल्यूक। जॉन उस जगह में ल्यूक को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। पहले तो वो उसे अपने एक्सपेरिमेंट दिखाता है जो कि ल्यूक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तभी उसी वक्त वो उस जगह में ल्यूक से कहता है कि मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, और जैसे ही वो उस बंदे के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो वो मे होती है। मे को उस जगह में देखकर ल्यूक को काफी ज्यादा गुस्सा आती है जॉन के ऊपर, और वो उससे कहता है कि तुम किसको उठा के ले आए, तुम्हें मालूम भी है कि उसका बाप है कौन। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आने में उसे ज्यादा देरी नहीं लगेगी, और तुम चाहते हो कि हम ऐसे अमीर बंदे के अगेंस्ट हो जाए, पहले ही हम बहुत सारे लॉस में चल रहे हैं। जॉन उस जगह में नीचे झुक जाता है और कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, मेरे को सब कुछ मालूम पड़ चुका है हमारे लैबोरेटरी के बारे में और सब कुछ, और ये गलती मेरी नहीं है बल्कि हाना की है, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है और उसी की वजह से हमारी पूरा सेंटर तबाह हो गया। इतना ही नहीं, इसके बाद वो हाना का मोबाइल फोन भी उसे दिखाता है जिसमें कि ब्लड डीमन की रिकॉर्डिंग्स थी। ब्लड डीमन के बारे में इंफॉर्मेशन पाकर ल्यूक काफी ज्यादा खुश होता है और इसके बदले में वो जॉन को एक कैप्सूल देता है जिसे पाकर जॉन बिना कुछ सोचे समझे खा जाता है, ये सोचते हुए कि इससे उसका लेवल बढ़ेगा। यहाँ ल्यूक इसके बाद मे को देखने लगता है और तभी दूसरी तरफ पीछे से आवाज आती है जो कि असल में हाना की होती है। हाना तब से सब कुछ सुन रही थी क्योंकि वो पुल के अंदर ही थी। हाना को उस जगह में देखकर जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए पड़ने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी पूरी लेबोरेटरी तबाह हो गई थी। लेकिन हाना बड़ी आसानी से उसके पंच को रोक देती है, इवन की उसको ही नॉक करके जमीन में पटक देती है। इसके बाद ल्यूक हाना को उसका मोबाइल लौटा देता है जिसे देखकर जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है कि वो दोनों के दोनों मिले हुए। इतना ही नहीं, जॉन को अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा कमजोरी महसूस होती है जिसका मतलब साफ था कि ल्यूक ने उसे कोई गलत दवाई दी है। अब गुस्से में आकर जॉन उस जगह में अपनी मॉन्स्टर वाली बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और हाना के ऊपर अटैक कर देता है। हाना उसके सारे अटैक से अपने आप को बचा लेती है। अब गुस्से में आकर जॉन जैसे अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक करता है तो हाना उसे भी डॉज कर लेती है, लेकिन वो वेपन डायरेक्ट ल्यूक के पास चले जाता है जिसे देखकर ल्यूक को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और जॉन इससे पहले कि माफी मांगता ल्यूक अपनी आंख की एक पट्टी हटाकर अपनी पावर से उसे पकड़ लेता है और यही ल्यूक की पावर्स थी। उसकी आंख से निकले हुए टेंटिकल्स जॉन की बॉडी को पूरा तबाह कर देती है बिना एक भी निशान छोड़े हुए। असल में वो एक तरह का ब्लैक डीमन है। हाना उसकी ऐसी पावर्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, लेकिन ल्यूक उससे कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि तुमने ये सब कुछ जॉन से बदला लेने के लिए करा था, है ना? अब सिर्फ अपने काम पर फोकस रखो। ना ही मुझे वो यूहान चाहिए और ना ही वो ब्लड डीमन और उसके रिंग, मुझे सिर्फ वो कल्टीवेशन प्लेस ढूंढ कर दो। मुझे कुछ भी करके उस जगह को हासिल करना होगा और वहाँ जाकर अपनी असली पावर्स को हासिल करना है। उसकी ऐसी बातों पर हाना एग्री हो जाती है। तो उसी तरफ हम यूहान को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है पुलिस ऑफिसर्स से। तभी अचानक से उसके सामने एक कार आकर रुकती है और उस कार के बंदे उसे अंदर बैठा लेते हैं। यूहान को जब ये बात मालूम पड़ती है कि ये कार लियो की है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी उसी वक्त उसके बंदे आकर उसे रोक देते हैं। लियो कहता है कि तुम्हें बस इस अंगूठी से छुटकारा पाना है ना? तो अब इसको निकालने का बस एक रास्ता बचा है, आखिरी। वो यहाँ पर उसकी उंगली को काटने का डिसीजन लेता है जिसे देखकर यूहान काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है कि प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते,
मेरे पास एक और रास्ता है। डैन ने मुझसे वादा करा है कि वो इस अंगूठी को निकालने का एक रास्ता जानता है। तो जिस बात को सुनकर लियो उसे एक चांस देता है और कार से बाहर फेंक देता है, ये कहते हुए कि कुछ भी करके इस अंगूठी को वापस निकालना। एनीवेज अब उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए वो पास की शॉप से कपड़े चुरा लेता है और बस से निकल पड़ता है उसी जगह की तरफ जिसके बारे में डैन ने उसे बताया था। उस पहाड़ी में चलते चलते वो काफी ज्यादा थक जाता है और भूख की वजह से वो जमीन में गिर जाता है। तभी अचानक से उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और जब उसे ये बात मालूम पड़ती कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसी की क्लासमेट है, तो वो उसे बचाने का डिसीजन लेता। असल में कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे और वो उसे एक तरह का पेंडेंट निकालने के लिए कहते हैं जो कि उसने अपने गले में पहना हुआ है। वो लड़की बताती है कि ये मेरी फैमिली ने मुझे दिया है और मेरे पास बचपन से था, आखिर मैं इस कीमती चीज को आपको कैसे दे सकती हूँ। लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं कि ये पेंडेंट हमारे माउंट मुई से जुड़ा हुआ है और अगर तुमने इसे हमें नहीं दिया तो हम तुम्हारे ऊपर शूट करेंगे। भागते भागते वो लोग पहाड़ी के एंड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लड़की अभी भी वो पेंडेंट लौटाने के लिए तैयार ही नहीं थी, जिसपे कि उनमें से एक बंदा उसके ऊपर शूट करने वाला ही था कि तभी बीच में यूहान आकर उसे रोक देता है। तभी दूसरा बंदा उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस पेंडेंट को बचाने के चक्कर में वो लड़की पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है, जिसे देखकर यूहान उसे बचाने के लिए खुद भी कूद जाता है। अब यूहान अपने आप को उस लड़की को बचाने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उसकी एक आंख लाल हो जाती है और उसका एक हाथ पहाड़ी में ग्रिप बना लेता है। उसकी ऐसी आती मॉन्स्टर वाली फॉर्म को देखकर वो लड़की उस जगह में बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो यूहान उसे पूरी बात समझाने की कोशिश करता है और ये कहते हुए बात को टाल देता है कि वो एक तरह का मैजिक था, लेकिन उस लड़की को उसके ऊपर यकीन नहीं होता। वो कहती कि तुम्हारे पास कोई इमॉर्टल वाली पावर्स है ना, क्या तुम मुझे भी उसके बारे में सिखाओगी? मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है इमॉर्टल पावर्स के बारे में, तो तुम मुझे अपना डिसाइपल बना लो। उस लड़की का नाम टैटू होता है और वो यूहान के ऊपर कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, जिस पर कि यूहान हाँ कह देता है ना चाहते हुए भी। थोड़ी देर बाद हम उन दोनों को उसी पहाड़ी में देखते हैं जहाँ पर कि वो दोनों के दोनों फंस चुके थे। तो यूहान उस जगह में टैटू को अपनी पावर्स दिखाने के लिए वापस से एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कई बार ट्राई करने के बाद भी उसकी पावर्स एक्टिवेट नहीं हो पाती, जिस पर कि टैटू को लगता है कि वो झूठ बोल रहा था। तभी उन दोनों की नजर पहाड़ी के दूसरे साइड काफी सारे कॉफिन्स के ऊपर जाती है। तो पहले कुछ सेकंड के लिए टैटू काफी ज्यादा डर जाती है, कहते हुए कि उसके अंदर पक्का भूत होंगे, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। और वो यूहान के ऊपर वापस से चिपकने लगते हैं, जिसे देखकर यूहान उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता उसके अंदर कोई भूत है, लेकिन हाँ उसके अंदर जरूर कुछ लोगों की डेड बॉडीज होगी और अब तक तो वो बस स्केलेटन में बचे होंगे, तो तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात से रिलैक्स होकर टैटू पास में ही सो जाती है और दूसरी तरफ यूहान सोच रहा होता है कि आखिर वो इस पहाड़ी से कैसे निकलेंगे। सोने से पहले वो पास ही मौजूद कफन के ऊपर हल्का होने लगता है और जैसे ही वो वापस जा रहा होता है सोने के लिए, उसी वक्त उसे अपने पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि जिस कफन के ऊपर वो हल्का हो रहा था उसमें से एक बंदा बाहर आकर यूहान से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर यूहान डर के मारे उस जगह में चिल्लाने लगता है और उसकी चिल्लाने की आवाज से टैटू भी उठ जाती है और वो भी चिल्लाने लगती है। यहाँ वो छोटा सा क्रिएचर उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है और यूहान से कहता है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे इस जगह में डैन ने भेजा है और मैं उसका मास्टर हूँ। इस बात को सुनकर यूहान की जान में जान आती है। दूसरी तरफ टैटू इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि वो मास्टर है और उसे काफी सारी पावर्स के बारे में मालूम है, इसलिए वो उस जगह में उसे अपना मास्टर बनाने के लिए कह रही होती है। तो वो छोटा सा क्रिएचर कहता है कि वो लड़कियों को स्टूडेंट नहीं बनाता, वो अलग बात है कि अगर तुम मेरी बीवी बनने के लिए तैयार हो तो। उसकी ऐसी बातों को दूर खड़ा यूहान भी सुन रहा होता है कि वो तो फ्लर्टिंग में उससे भी ज्यादा बेहतर है। हम देखते हैं कि टैटू उसकी बातों पर हाँ कर देती है और इसके बाद वो बंदा उन दोनों को ही उस जगह से ले जाने के लिए कहता है, लेकिन जाने से पहले वो उन दोनों को रास्ते में अपनी आंख ना खोलने के लिए कहता है और जैसे ही वो तीनों के तीनों उस जगह से कूदते हैं, हम देखते हैं कि बीच में यूहान अपनी आंख को खोल देता है, लेकिन अब वो एक ऐसी जगह में पहुंच चुका था जहाँ पर उसके पास कोई भी नहीं था, ना ही यूहान और ना ही टैटू। वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं एक बूढ़े आदमी के सामने।